ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रोम्बोसिस। इस पूरे चैप्टर में अगर कुछ पूछा जा सकता है, वर्चॉस ट्रायड व्हिच इज कवर्ड अंडर थ्रोम्बोसिस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हर साल रिपीट होता है। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, नो लाइक डू नॉट कंफ्यूज दिस विद नॉर्मल क्लॉटिंग। नॉर्मल क्लॉटिंग इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड थ्रोम्बोसिस उसका पैथोलॉजिकल रूप है। कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको? इट इज द पैथोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट विद इन इंटैक्ट ब्लड वेसल या हार्ट and disrupt normal blood flow. Normal clot injured blood vessel या heart में बन रहा था. It was a physiological process and it was not affecting your blood flow as such. Thrombosis क्या कर रहा है? Just opposite. Pathological है, intact blood vessel में हो रहा है और blood flow को रोक रहा है. अब इसका जो है pathogenesis is explained very beautifully by Virchow's triad. Virchow's triad क्या है? These are the 3 points which lead to the formation of thrombotic events या thrombosis. तो इसमें सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी डिस्कस करते हैं। तो एंडोथेलियल इंजरी क्या होता है? अगर किसी भी कारण से एंडोथेलियल इंजरी हो रही है, कारण क्या क्या है? वैस्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन, ट्रॉमा एंड हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। तो क्या हो रहा है? प्लेटलेट एक्टिवेट हो रहा है। प्लेटलेट एक्टिवेशन हो रहा है तो थ्रोम्बोमोड्यूलिन और टीपी अपने आप में थोड़े से कम हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? वॉल विलिब्रियन फैक्टर बढ़ रहा है क्योंकि इंजरी हुई है। इससे क्या होता है? जो है कोआगुलेशन कास्केड एक्टिवेट हो जाता है और ये यूजुअली आर्टेरियल थ्रोम्बी में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं हाइपर कोआगुबिलिटी की। अगर ब्लड में ही कोई ऐसी फैक्टर हो जिससे कि रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन एबनॉर्मल हो या ज्यादा हो, तो हम उसको हाइपर कोआगुबिलिटी बोल देंगे। तो ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी कब होगा? जब कैस्केड फॉर्मेशन में ही कोई दिक्कत हो जाए। सेकेंडरी कब होगा? जब किसी अलग कारण से कैस्केड बार बार एक्टिवेट हो पा रहा हो। तो प्राइमरी में फैक्टर 5 लीडन सिंड्रोम, प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन हो गया अगर, तो एंटीथ्रोम्बिन 3 अगर कम है तो भी हो सकता है। सेकेंडरी में कॉजेस क्या है भाई? अपने कैंसर, प्रेगनेंसी, ओसीपी, डीआईसी, लॉन्ग बेड रेस्ट, होमोसिस्टिनेमिया और एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ऐसी कोई भी बीमारी के कारण जिससे कि कोआगुलेशन कैस्केड बार बार जल्दी जल्दी एक्टिवेट हो। एंड लास्टली वी हैव एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। अब एबनॉर्मल ब्लड फ्लो क्या होता है? एक होता है नॉर्मल। अब एक या तो उससे बहुत ज्यादा तेज होने लगे यानी कि टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, और या तो उससे बहुत स्लो हो जाए यानी कि स्टेसिस होने लगे, ब्लड का फ्लो ही रुक जाए। तो स्टेसिस कब होता है? वेरिकोज वेन, एट्रियल फिब्रिलेशन, सिकल सेल में। और टर्बुलेंस कब बढ़ता है? एन्यूरिज्म में, आर्टेरियल एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह में। तो अब इसमें दिक्कत क्या आती है? हमारा ये जो टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस के कारण जो है इंजरी टू एंडोथेलिया होता है। इमेजिन एक पाइप है और यहाँ पे एक मिट्टी है। अगर तुम नॉर्मल पाइप से मिट्टी में पानी डाल रहे हो तो वो उतना ज्यादा मिट्टी फैलेगी नहीं, यहाँ वहाँ छींटे के यहाँ नहीं पड़ेंगे। लेकिन इफ यू क्लोज द पाइप हाफ वे थ्रू, इंक्रीज द प्रेशर, तो ये मिट्टी में छोटा सा छेद करने लगता है पानी की वो धार से। सिमिलरली जब ये तेज टर्बुलेंट फ्लो एंडोथेलिया के पास जाके टकराता है, बाउंस बैक करता है, तो एंडोथेलियल इंजरी होती है। फिर अभी टर्बुलेंस के कारण एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है, और इस टर्बुलेंस में क्या होता है? काउंटर करंट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बहुत ही तेज कंपोनेंट है जो यहाँ पे आके स्लो हो जाएगा, तो जिसके कारण होता है स्टेसिस। एन्यूरिज्म के कारण भी स्टेसिस हो सकता है। तो दीज आर इंटर रिलेटेड। अब ये जो स्टेसिस है ये क्या करता है? ये एंडोथेलिया और प्लेटलेट को इन कांटेक्ट ले आता है। अभी तक क्या हो रहा था? लैमिनर ब्लड फ्लो चल रहा था हमारा, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेट की रिम बाहर थी अगर इन्फ्लेमेशन चैप्टर याद आ रहा हो, और सेल्स अंदर थे। स्टेसिस के कारण क्या हो रहा था? ये जितने भी अंदर वाले सेल थे बाहर जा पा रहे थे। अब ये बाहर जाके क्या करेंगे? एक्टिवेट कर देंगे प्लेटलेट को, है ना? और अब ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स का वॉश आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये स्टेसिस में है, ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट वर्चॉस ट्रायड। अब टाइप्स ऑफ थ्रोम्बस फटाफट डिस्कस करते हैं। दिस इज वेरी स्मॉल टॉपिक। एट्रियल, वीनस, पोस्टमार्टम, कार्डियक एंड सेप्टिक। एट्रियल में, एट्रियल थ्रोम्बस क्या होता है? एंडोथेलियल इंजरी के कारण हो जाए। इससे क्या होता है? ये जो है जो ब्लड वेसल है उसको ये पूरी तरह रोक ही देता है, उसमें ब्लड फ्लो होने ही नहीं देता। तो ये सबसे ज्यादा होता है कोरोनरी में, फिर सेरिब्रल में, फिर फेमोरल में। इसमें प्लेटलेट एंड फाइब्रिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। वीनस थ्रोम्बोसिस या फ्लेबोथ्रोम्बोसिस क्या होता है? इट इज ऑलवेज अक्लूसिव, वेन को बंद ही कर देता है। इसमें होता है आरबीसी एंड फिब्रिन। यहाँ प्लेटलेट थे मेजोरिटी, यहाँ आरबीसी है। क्यों? यहाँ पे ब्लड रुका हुआ था, स्टेसिस के कारण हो रहा था। तो जो फाइब्रिन है वो आरबीसी को भी बहुत ज्यादा अपने साथ लपेटे में लेके चिपका सकता है। ये होता है फर्म एंड फोकली अटैच, किसी एक जगह से चिपका हुआ रहता है। और इसमें लाइन्स ऑफ ज़ान प्रेजेंट होगी। लाइन्स ऑफ ज़ान क्या होता है? इट इज द ऑल्टरनेटिंग लेयर ऑफ आरबीसी एंड प्लेटलेट ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ थ्रोम्बस। पोस्टमार्टम क्लॉट का बस नाम याद रखो। म्यूरल थ्रोम्बस यानी कि कार्डियक थ्रोम्बस, ये होता है हार्ट में। इसमें होता है आरबीसी, प्लेटलेट एंड फाइब्रिन। और ये एट्रियल और वेंट्रिकुलर दोनों में से कोई सा भी हो सकता है।
वी हैव लास्टली सेप्टिक थ्रोम्बस। ये यूजुअली तुमको मिलता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, जहाँ पे वॉल्स पे वेजिटेशन होते हैं। तो ये जो वेजिटेशन से होता है एक्चुअली थ्रोम्बस ही है। इसमें अंदर की तरफ जो है तुम्हारा जो भी बैक्टीरियल लोड है वो होता है, बाहर फाइब्रिन की एक लेयर रहती है। अब हम बात करते हैं फेट ऑफ थ्रोम्बस की। तो फेट ऑफ थ्रोम्बस याद करने के लिए निमोनिक है पीडो या फिर पीडोर, वॉट एवर यू वांट टू लर्न। तो क्या क्या हो सकता है थ्रोम्बस बनने के बाद? या तो वो प्रोपोगेट कर जाएगा, यानी कि अगर इतना सा थ्रोम्बस है तो धीरे 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 अपना साइड बढ़ाएगा। पी, ई से हो गया एम्बोलिज्म। मान लो अगर थ्रोम्बस यहाँ पे चिपका हुआ है और वो किसी भी कारण से चिपका ना रहे, डिसलॉज हो जाए और किसी छोटी कैपिलरी को ऑक्लूड कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बोलिज्म, विच इज ई। डी से होता है डिसोल्यूशन। हो सकता है छोटा सा थ्रोम्बस हो और उसको फिब्रिनोलाइसिस के थ्रू बॉडी खुद ही डाइजेस्ट कर दे बिफोर एनी अदर कॉम्प्लिकेशन अराइजेस, तो दैट इज योर डिसोल्यूशन। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन एंड रीकैनलाइजेशन, ओ आर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो पुराना थ्रोम्बस होता है उसमें घुस जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट। अभी पुराना थ्रोम्बस ये साइज में बढ़ गया है तो अब इसके अंदर से एक छेद कर देता है फाइब्रोब्लास्ट के थ्रू, और उसके थ्रू एक अंदर से नई कैपिलरी ग्रो हो जाती है। तो इमेजिन दिस इज योर ओल्ड कैपिलरी, दिस इज योर ओल्ड कैपिलरी। यहाँ पे पहले थ्रोम्बस था, अब ये थ्रोम्बस के अंदर जो है फाइब्रोब्लास्ट गए, यहाँ पे छेद करा और इस छेद में से दूसरी एक लेयर ऑफ कैपिलरी निकाल दी उन्होंने, तो इट इज कैपिलरी इन कैपिलरी। इसको हम बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकैनलाइजेशन। इससे क्या होता है? इससे ल्यूमेन की कंटिन्यूटी बढ़ी रहती है और एक बस फाइब्रस कार बचता है, थोड़ा सा उसका लेकिन डायमीटर कम हो जाता है। अगेन कॉम्प्लिकेशंस पे भी शॉर्ट नोट आता है। सो कॉम्प्लिकेशन हमने अभी एक देखा व्हिच वाज एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म कौन कौन सा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म अगर ब्रेन में हो तो स्ट्रोक, अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में हो तो उस ऑर्गन का इंफाक्शन हो जाएगा। देन वी हैव ऑर्गन डिसफंक्शन। इसमें क्या होता है? परसिस्टेंट ऑक्लूजन के कारण इशेमिया और इन्फेक्शन होता है। बहुत समय तक अगर कोई वेन ऑक्लूडेड रह जाए तो वो ऑर्गन शट डाउन करने लगेगा, फॉर एग्जाम्पल एमआई, स्ट्रोक, बावल इन्फार्क्ट वगैरह। फिर होता है पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, यानी कि डीवीटी होने के बाद क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी जब हो जाती है, क्रॉनिक यानी कि बहुत लंबे समय से, वीनस इनसफिशिएंसी यानी कि ड्रेनेज उतना अच्छे से हो नहीं रहा ब्लड का, तो क्या होता है? पेन, स्वेलिंग एंड अल्सर। इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। और लास्टली वी हैव डीआईसी, विच इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर ऑन। तो डीआईसी इज डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। इसमें क्या होता है? माइक्रो सर्कुलेशन में बहुत सारे छोटे छोटे थ्रोम्बस सर्कुलेट करने लगते हैं और उसके कारण ये सारी चीजें वापस से हो सकती है। अब आ जाते हैं हम थ्रोम्बस के ग्रॉस अपीयरेंस पे कैसा दिखता है। तो सबसे पहले तो कलर के बेसिस पे यू कैन डिफरेंशिएट इट इनटू पेल, आर्टेरियल। यहाँ पे पेल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आरबीसी नहीं था आर्टेरियल थ्रोम्बस में। और या फिर रेड, डार्क ब्राउन या पर्पल वीनस में, क्योंकि इसमें आरबीसी भी थे। रिमेंबर लाइंस ऑफ ज़ान हमने अभी पढ़ा था। देन कंसिस्टेंसी, या तो वो फर्म फ्राइबल हो, फ्रेश हो अगर तो, या फिर वो हार्ड हो अगर वो पुराना हो गया हो तो। देन अटैचमेंट, अगर वो फर्मली अडेयर्ड है तो यानी कि वो फ्रेश है, और अगर लूज है तो वो ओल्ड है। इसलिए जो पुराने इनफैक्ट जो पुराने थ्रोम्बस होते हैं वो निकल के एम्बोलिज्म कराने के चांसेस उनके ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू द न्यू वंस। अब माइक्रोस्कोपी, इस पे भी शॉर्ट नोट आता है। सबसे पहला तो प्लेटलेट्स जो है स्मॉल पेल फ्रैगमेंट्स दिखेंगे ग्रैन्यूल्स के साथ, फाइब्रिन ब्राइट पिंक दिखेगा और आरबीसी फाइब्रिन में बंधे हुए दिखेंगे। तो ये मान लो ये तुम्हारी आर्टरी, ये एंडोथीलिया का इनसाइड मोस्ट लेयर है। ये जो है बचा हुआ लूमेन है, रेसिडियल लूमेन बोल रहे हैं जिसको, और ये इतना बड़ा सा जो है क्लॉट बना हुआ है। अब इस क्लॉट में ऑल्टरनेशन दिख रहा है अपने को, ये आरबीसी है, ये फाइब्रिन है, ये आरबीसी है। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ ज़ान। अब इसमें एक छोटा सा सिंड्रोम है जिसपे वेरी शॉर्ट नोट अगर आया तो आ सकता है, विच इज HIT यानी कि हिट सिंड्रोम, हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। ये जो है फार्मा में भी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको यहीं पे एक बार में पढ़ लेते हैं। हेपारिन इंड्यूस्ड यानी कि हेपारिन मैंने बहुत टाइम से खा रखा है इसीलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिक, यानी कि मेरे प्लेटलेट का नंबर कम हो गया है, और इसके कारण जो भी सिंड्रोम मतलब जितने भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ रहे हैं उन सबको एक सिंड्रोम में हमने काउंट करा है। तो इसमें क्या होता है? हमारा जो PF4 प्रोटीन होता है जो कि अल्फा ग्रैन्यूल ऑफ प्लेटलेट रिलीज करता है, ये डीग्रैन्युलेशन कराता है, रिलीज ऑफ P4 हो जाता है। ये PF4 जाके हेपारिन से चिपकता है, और ये जाके, और ये हेपारिन कौन सा है? ये अनफिल्टर्ड हेपारिन है। हेपारिन के भी टाइप्स यू स्टडी अगेन इन फार्मा, बट वी विल जस्ट फोकस ऑन दिस। तो जब भी डिग्रैन्युलेशन होता है प्लेटलेट का तो अल्फा ग्रैन्यूल में PF4 प्रोटीन होता है जो कि रिलीज होकर हेपारिन के साथ बाउंड कर जाता है। ये एक एंटीजन का काम करता है। इस एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी जो है IgG एंटीबॉडी बनाती है, और ये IgG एंटीबॉडी फिर प्लेटलेट्स को अटैक करने लगती है। और कभी भी एंटीबॉडी किसी सेल को अटैक करती है तो उस सेल का नंबर बॉडी में कम हो जाता है, तो जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाती है, राइट। ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर
और एक छोटा सा एपीएस बस देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी बनती है, जिसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, रिकरेंट मिसकैरेज, मिट्रल वेजिटेशन एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के साथ मिलता है यूजुअली।